आज का हमारा टॉपिक होगा इटली यूनिफाइड के बारे में। पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ तो लिया कि जर्मनी किस प्रकार से आज़ाद हुआ है ना, किस प्रकार से जर्मनी बना, दोनों बात एक ही है, वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे इटली के बारे में। जानते हैं इटली का क्या केस है? तो आपका टॉपिक ये भी हो सकता है इसका, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चलिए जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन। ये क्या है पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन? A long history of political fragmentation was experienced in Italy. During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia, Piedmont, was ruled by an Italian princely house. देखिए ध्यान से, मतलब कि राजनीतिक तौर पे ये देखा जाए ना तो इटली बहुत ही बिखरा हुआ था पूरी तरीके से। मतलब यहाँ पे ना किसी प्रकार का एक कॉमन नियम कानून यहाँ पे नहीं था। समझ रहे बात को? मतलब कि इटली पूरी तरीके से बिखरा हुआ था, है ना। चलिए वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन वाज एक्सपीरियंस्ड इन इटली, यानी कि बहुत उठापटक तोड़ फोड़ बहुत ज़्यादा देखने को मिला था इटली में, वो भी किस रूप में? पॉलिटिकली रूप में, है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई अपना शासन चलाया, उसके बाद फिर कोई दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, चौथा आ गया, इस प्रकार का वहाँ पे था, यानी कि सिस्टम वहाँ पे स्टेबल नहीं था। ठीक है, आगे। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी के बीच में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट। सोचो, एक इटली छोटा सा कंट्री 7 अलग अलग हिस्सों में बदल गया, बताइए, बंट गया। ठीक है ना। इसीलिए कहा गया है कि इटली का जो इतिहास रहा है वो थोड़ा सा पेचीदा रहा है, स्टेबल नहीं रहा है हमेशा। कभी जुड़ता था, कभी घटता था, कभी टूटता था, कभी कोई और आके हमला कर देता था, इस प्रकार से होता रहता था। जिसमें से 7 अलग अलग हिस्सों में तो वो टूटा था, है ना, डिवाइड तो हुआ था। ऑफ विच ओनली वन, सर्डिनिया पिडमंट, उन 7 हिस्सों में से एक हिस्सा कौन था? सर्डिनिया पिडमंट। वाज रूल्ड बाय एन इटालियन प्रिंसली हाउस, बस एक ही हिस्सा था 7 हिस्से में से जो कि उसके खुद के कंट्री के प्रिंस वहाँ पे राज करते थे, यानी कि खुद का राजा राज करता था। बाकी 6 जगह पे जो है ना अलग अलग कंट्री का वहाँ पे राज होगा। इसलिए कहा गया है कि इसका जो पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन था, यानी कि इसका जो राजनीतिक तौर पे टूटना जोड़ना ये सब हमेशा लगा रहता था, है ना। जरा सोचिए, 7 अलग अलग हिस्सों में बटा और 7 में से केवल एक ही हिस्से पे इसके खुद के राजा का कंट्रोल है ना। तो ये बहुत बुरा हाल था उस समय पे इटली का। आगे बढ़ते हैं। वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स। क्या है वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स? इटालियन लैंग्वेज हैड वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, देयरफॉर इट वाज नॉट स्टेबल इन इट्स फॉर्म। इटली में बहुत अलग अलग प्रकार का लैंग्वेज बोले जाते थे। कॉमन बोली, डायलेक्ट्स मतलब आम बोली जो हम लोग बोलते हैं। बहुत अलग अलग प्रकार के बोली थे वहाँ पे, बोले जाते थे लोगों के द्वारा, है ना। इसीलिए इटली में इटली लैंग्वेज को उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पाया। मतलब होता है ना कि इटली है तो इटालियन वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज होगा, ऐसा नहीं उसको मिल पाया, दर्जा नहीं मिल पाया इटली लैंग्वेज को, क्योंकि वहाँ पे कोई एक ऐसा इंसान नहीं है ना कि केवल और केवल इटली ही बोलता है। हर एक लोग हर एक प्रकार का लैंग्वेज बोलता है, तो ये भी एक समस्या था। आगे, रोल ऑफ जीसीपी मैजिनी। अब याद कीजिए जीसीपी मैजिनी के बारे में, हमने आपको बताया था जीसीपी मैजिनी के बारे में। जीसीपी मैजिनी का बहुत बड़ा रोल है यूरोप में, और यूरोप में भी सबसे बड़ा हाथ किसमें? इटली में। इटली को आज़ादी दिलवाने में जीसीपी मैजिनी का, और जीसीपी मैजिनी के द्वारा जो सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म किया गया था, यंग यूरोप और यंग इटली, ऐसा कुछ था ना नाम, दो, बहुत बड़ा योगदान था उनमें उनका, क्योंकि वहीं पे वो लोग लोगों को इकट्ठा करते थे, ऐसे लोगों को जो कि आज़ादी चाहते हैं, जो कि सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा सकता है, ऐसे लोगों को वो इकट्ठा करता था वहाँ पे सीक्रेट सोसाइटी में छुप छुप के, है ना। तो अब यहाँ पे आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए जीसीपी मैजिनी के बारे में। जीसीपी मैजिनी मेड एफर्ट्स टू यूनाइट इटालियन रिपब्लिक। He had also formed a secret society called Young Italy for achieving his goal. इटली को आज़ादी दिलवाने के लिए, इटली के भलाई के लिए इन्होंने एक सेक्रेट सोसाइटी का ही गठन कर लिया था इटली के नाम पे, जिसका नाम था यंग इटली। और यहीं पे क्या करता था, ये सारे लोगों को यूनाइट करता था कि भाई देखो इटली के तुम हो तो आओ यहाँ पे मिलो, हम सभी मौजूदा सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, है ना, उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, ज़रूरत पड़ेगा तो हाथापाई भी कर लेंगे। इस प्रकार का ये बात वहाँ पे हमेशा उठाते रहता था। ठीक है, तो इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है रोल ऑफ कैवोर। कैवोर कौन था? देखिए यहाँ पे, he was the chief minister of Sardinia Piedmont. He led the movement to unify Italy. He formed a tactful diplomatic alliance with France and defeated the Austrian forces. अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, सर्डिनिया पिडमॉन्ट कौन सा जगह था? सर्डिनिया पिडमॉन्ट इटली का जो 7 हिस्सा अलग अलग बटा था, उसमें से एक हिस्सा ये भी था ना हमारा सर्डिनिया पिडमॉन्ट, जिसके ऊपर किसके द्वारा रूल किया जाता था? इटालियन प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था। वहीं का सर्डिनिया पिडमॉन्ट का ही एक चीफ मिनिस्टर था जिसका नाम क्या था? कैवोर था।
है ना। कैभोर ने क्या किया, इटली को यूनिफाई करने के लिए, यानी कि इटली को आज़ादी दिलवाने के लिए, इटली के सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा लाने के लिए इन्होंने बहुत मतलब कि आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, है ना। आगे ही फॉर्म्ड अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रांस एंड डिफीटेड द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। ये कैभोर ने क्या किया, बहुत ही एकदम शानदार तरीके से, डिप्लोमेटिक अलायंस का मतलब होता है थोड़ा सा मतलब कि राजनीतिक तौर पे अपना गठबंधन कर लिया किसके साथ, फ्रांस के साथ, समझ रहे बात को। तो कैभोर गया फ्रांस के साथ, कहा कि भाई देखो हमको यार अपने कंट्री से ना ऑस्ट्रिया वाले को हटाना है, तो मेरा मदद करो, है ना। फ्रांस वाला कहा ठीक है करेंगे हम आपका मदद। फ्रांस मदद कर रहा था किसका, कैभोर का, किसको हटाने के लिए, ऑस्ट्रिया को हटाने के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया का हो सकता है उस पर कंट्रोल हो, है ना। जो 7 हिस्सा था उस हिस्से में हो सकता है उसका कंट्रोल हो ऑस्ट्रिया का, क्योंकि 7 हिस्से में से एक ही हिस्सा था जो कि इटली के प्रिंस के द्वारा रूल किया जाता था, बाकी 6 हिस्सा तो किसी और के कंट्रोल में होगा, तो उसमें से हो सकता है कि एक ऑस्ट्रिया का हो, है ना। चलिए, तो उसको हटाने के लिए कैभोर ने बहुत अच्छा रोल अपना प्ले किया। और ये कैभोर, हाँ हाँ, अब फ्रांस तो आज ही फ्री हुआ है, फ्रांस बहुत पहले हो चुका था एकदम। फ्रांस सबसे पहला कंट्री है फ्रांस जिन्होंने कि डेमोक्रेसी को हासिल किया। याद कीजिए क्लास 9 का फ्रेंच रेवोल्यूशन, है ना। बेचारा वो सबसे अलग रहा, सबसे मस्त आदमी वो, वहाँ के लोगों के बीच में सबसे पहले क्रांति आया, नेशनलिज्म को पहले उन्होंने समझा और अपने कंट्री को लुईस 16 से आज़ाद करवा दिया। ये तो हम लोग जानते हैं क्लास 9 के हिसाब से। चलिए, तो इस प्रकार से कैभोर ने अपना रोल प्ले किया। उसके बाद रोल ऑफ जेसीपी गैरीबल्डी। बहुत बच्चे समझते हैं ना कि जेसीपी गैरीबल्डी जो था ना, जेसीपी मैजिनी ही थे, नहीं, जेसीपी गैरीबल्डी अलग थे और जेसीपी मैजिनी अलग थे, दोनों का नाम से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलंटियर्स अंडर द लीडरशिप ऑफ जेसीपी गैरीबल्डी ज्वाइंड द फ्रे। दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलीज एंड सक्सीडेड इन winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish rulers। देखिए ध्यान से, अब जेसीपी गैरीबल्डी एक बड़ा मस्त आदमी था, है ना। ये भी इटली को आज़ादी दिलवाने के लिए बहुत आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। तो इसके नेतृत्व में, इसके लीडरशिप में बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर, मतलब कि बहुत सारे नौजवान जो कि अपने देश के लिए लड़ने और मरने तक के लिए तैयार हो, उन सभी नौजवानों ने क्या किया, इनके साथ आके इनको कहा कि देखिए जेसीपी गैरीबल्डी साहब, हम जो है ना आपका साथ देंगे इटली को आज़ादी करवाने के लिए, यानी कि इटली को आज़ादी दिलाने के लिए। जो नौजवान, देखो किसी भी कंट्री के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है वहाँ का नौजवान। नौजवान जो चाहेगा ना कंट्री में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि नया नया खून रहता है ना, जो चाहेगा वो करवा देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी नौजवान थे इटली के, मोस्ट ऑफ द नौजवान वॉलंटियर जो थे अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, वो चले गए किसके साथ, जेसीपी गैरीबल्डी के साथ। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ लड़ाई में हिस्सा लेना चाहते हैं। जेसीपी गैरीबल्डी ने कहा ठीक है, आपका वेलकम है, आप आइए हमारे साथ, है ना। उसके बाद दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली, और वो सभी मिलके कहाँ चले गए, साउथ इटली की तरफ चले गए। एंड द किंगडम ऑफ द टू सिलीज, मतलब कि ये भी छोटा सा एक जगह था हमारा इटली का, जो कि अलग अलग 7 हिस्सों में बटा था ना, उसकी और मोटा मोटी ये लोग आगे बढ़ रहे थे। एंड सक्सीडेड इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स, और जहाँ जहाँ ये लोग आगे बढ़ रहे थे इटली को आज़ादी दिलवाने के लिए, है ना, जैसे हमारा हो गया साउथ इटली हो गया, फिर से टू सिलीज हो गया, छोटे मोटे जगह हैं इटली के, वहाँ जहाँ जहाँ इन लोगों ने कदम रखा वहाँ वहाँ के जो लोग थे उनका सपोर्ट भी इनको मिलता चला गया। मेनली जो सपोर्ट इनको मिला ना वो लोकल पीजेंट्स का मिला, यानी कि छोटे मोटे किसानों का मिला, ठीक है। इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर, और इन सभी की मदद से इन्होंने क्या कर दिया, वहाँ के स्पेनिश रूलर को खदेड़ दिया। अब आपको मन में आ रहा, आपके मन में आ रहा होगा सर यहाँ पे स्पेनिश रूलर है, यहाँ पे ऑस्ट्रियन फोर्सेस था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि 7 हिस्सों में से केवल एक ही हिस्से पे उसका खुद के प्रिंस का कंट्रोल था, बाकी जगह पर बाकी कंट्री का कंट्रोल था। तो सबको हटाना था ना भाई, क्योंकि इटली यदि आपको यूनाइट करना है तो सबको हटाना पड़ेगा, तो ये सब हटा रहे थे। आगे बढ़ते हैं फिर, किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। अब सवाल है कि जब आपने सभी को हटा दिया, मारपीट के जैसे भी हटाया आपने, जैसे हटाना था आपको आपने हटा दिया, तो आखिरकार राजा कौन बना इटली का, किसी को तो बनना था, है ना। कौन था, देखिए ध्यान से। इन 1861 विक्टर इमैनुअल सेकेंड वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। विक्टर इमैनुअल सेकेंड को बना दिया गया किंग कहाँ का, यूनाइटेड इटली का, ठीक है। एंड रोम वाज डिक्लेयर्ड द कैपिटल ऑफ इटली, और रोम को जो है कैपिटल चुन लिया गया, किसका,
इटली का। ये इटली जो था उसमें अलग अलग पार्ट थे, 7 पार्ट। हाँ तो वो साउथ में गया तो साउथ ऑस्ट्रियन रूलर था, स्पेनिश रूलर को पसंद आया था। नहीं देखो, मतलब कि यहाँ पे ये कहा गया है ना कि सबसे पहले उन्होंने किसको हटाया, ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटाया, नहीं ऑस्ट्रिया वाले लोगों को हटाया। उसके बाद वो लोग चले गए कहाँ पे, साउथ इटली में। अब देखो अलग अलग जगह पे अलग अलग राजा होंगे, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर एक राजा का नाम नहीं लिखा गया है, बस आपसे कह दिया है कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस साउथ इटली में ये लोग गए थे तो वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे, है ना। टू सीरीज में ये लोग गए तो वहाँ भी कुछ लोग होंगे, नहीं कि अलग अलग जगह के अलग अलग रूलर को इन्होंने खदेड़ के भगा दिया, है ना। अब यहाँ पे सातों जगह का मतलब जो राजा था उनका नाम तो यहाँ पे नहीं लिखा गया है, ठीक है ना। लेकिन आज़ाद इटली का राजा कौन बना 1861 में, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, और रोम को इटली का कैपिटल चुन लिया गया, ठीक है। तो यहाँ से आपने ये समझ लिया कि किस प्रकार से हमारा इटली आज़ाद हुआ, है ना, किस प्रकार से इटली यूनाइट हुआ। लेकिन आपको यहाँ पे ये भी थोड़ा सा लग रहा होगा कि सर फिर भी तो यहाँ पे राजा वाला ही सिस्टम है ना, क्योंकि देखिए बिल्कुल यहाँ पे राजा वाला ही सिस्टम अभी भी है, क्योंकि ये लोग ना डेमोक्रेसी भी से ना अभी भी बहुत दूर थे, समझ रहे हैं। ये लोग मेनली अभी इस चीज़ के लिए लड़ाई कर रहे थे कि किस प्रकार से हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उससे पहले निपटाया जाए, है ना, उसको पहले किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, बाद में डेमोक्रेसी हासिल कर लेंगे। और बाद में डेमोक्रेसी हासिल किया भी। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप ये भी समझिए कि अभी भी राजा वाला जो सिस्टम है, लेकिन ये राजा के पास पूरा पावर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हम लोग इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कि राजा तो रहेंगे लेकिन वो किसके अंदर में रहेंगे, संविधान के अंदर में रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में रहेंगे, पावर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की डेमोक्रेसी से बहुत दूर भी नहीं होता है, बहुत नज़दीक होता है, यानी कि आधा मोनार्की है उसमें, आधा डेमोक्रेसी है। ऐसा प्रकार का सिस्टम को हम लोग कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये हमारा हो गया इटली के बारे में, कोई डाउट इसमें। इसके बाद फिर हमारा है ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन का भी बड़ा मस्त कहानी है, इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।